संजय जी, ये जो जिक्र अभी नकवी साहब कर रहे हैं वो वाकई में बहुत तकलीफदेह है। और हकीकत ये है कि आज की तारीख में बहुत स्पष्ट है, ये पत्रकार जो है वो सरकार के साथ है, ये पत्रकार जो विपक्ष के साथ है। बहुत क्लियर क्लियर डिवाइड है। ये टीवी चैनल जो है वो वही खबर चलाएंगे जो सरकार को सूट करता है, और ये टीवी चैनल वही खबर चलाएंगे जो सरकार की आलोचना करते हैं। ये जो स्थिति पैदा हो गई है 2014 के पहले की जो स्थिति थी, उसमें अगर खबर होती थी तो सारे टीवी चैनल एक साथ सरकार की आलोचना करते थे, और वो डिवाइड नहीं था। ये जो डिवाइड आज पैदा हुआ है, ये क्या पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और मौका दिया। विनय भाई और कमर नकवी साहब और श्रीवास्तव साहब बाद में बोलेंगे, सबके लिए सुनने के लिए आतुर हूँ मैं। मुझे पॉलिटिकल डिवाइड, आइडियोलॉजिकल डिवाइड से कोई समस्या नहीं है, और उसका प्रभाव खबर पे क्या पड़ता है और खबर को किस तरीके से पेश करा जाता है, उससे परेशानी है। अगर आप देखें जी वाला मामला, तो ये तो जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि उनका रुझान किस तरफ रहा, राजनीति उनकी किस तरफ रही है। परंतु इसका ये मतलब ये नहीं कि आप है ना कोई और वीडियो किसी और के ऊपर इम्पोज करते हैं और दिखाएं कुछ समय के लिए कि चूक हो गई। ये चूक नहीं हुई। अगर आप है ना पिछले 8 साल का सफर देखें, जब से सरकार सत्ता में आई है, उनका पूरा जो इकोसिस्टम उन्होंने जो तैयार करा है, उसके अंदर ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। नकवी साहब ने बताया, शुरुआत हुई जेएनयू के मामले से, जब टुकड़े टुकड़े गैंग, उसमें आप देखिए कि जो जेएनयू के नेता थे उनको किस दौर से गुजरना पड़ा। कोर्ट में गए, कोर्ट में उनकी पिटाई तक हुई, क्योंकि लोगों में इतना आक्रोश उन लोगों ने फैला दिया था कि ये लोग सब देशद्रोही हैं। तो वहाँ पर ये इन्होंने जो फेक न्यूज़ का इस्तेमाल करा, उसको वेपनाइज करा। तो अगर आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि मोहम्मद ज़ुबैर को जो पकड़ा गया, या ऑल्ट न्यूज़ जो फेक न्यूज़ बस्ट करती थी, उसका कारण क्या था, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जो पूरा इस समय माहौल है, उसमें जो सबसे बड़ा दुश्मन अगर है फेक न्यूज़ का, तो वो है जो फेक न्यूज़ को बस्ट करता है या एक्सपोज करता है। तो अगर फैक्ट चेकिंग, हमारे समय तो फैक्ट चेकिंग पत्रकारिता में आती भी नहीं थी। हम लोग कभी पीछे से कोई अगर फ़ोन करके पूछता था दफ्तरों में कि ये बता दीजिए कि इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, कितने बजे क्या हुआ था, तो वो फैक्ट चेकर होता था। वो अनजान आदमी होता था, उसकी कोई उसकी वजूद भी नहीं होता था। ये तो फैक्ट चेकर अभी पिछले 2014 से एकदम है ना हमारे बीच में आ गए, सवाल भी पूछने लगे, उनकी अपनी एक हैसियत हो गई, और आज की तारीख में इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि लोग बाग वो पत्रकार कह रहे हैं। हमें तो इस बात की समझ में नहीं आती कि ये पत्रकारिता का एक हिस्सा था प्रोडक्शन साइड में, वो अपने आप में इतना अहम हो गया, पर वो बहुत ज़रूरी एक हिस्सा हो गया, क्योंकि पूरा माहौल इस तरीके का बनाया गया है जिसमें कि उनकी जो ज़रूरत है वो और ज़्यादा प्रबल हो गई है। तो अगर ये पूरी सोच, पूरी व्यवस्था सोचती है कि फैक्ट उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं और उसको किसी तरीके से कंट्रोल करना है, तो उस वाले माहौल के अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई, जैसे ज़ी में दिखाई गई या और चैनल्स में दिखाई गई, तो एक साजिश के तहत दिखाई गई। मुझे कोई कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पर जिस अंदाज़ में पिछले कई सालों से इनको राहुल गांधी को पप्पू दिखाना, उसके कई सारे वीडियोज़ को टेढ़े-मेढ़े काट-कूट के पब्लिक डोमेन के अंदर सर्व करना, और भी जितने भी है ना तरह-तरह के लोग हैं, उनको इस तरीके से दिखाना कि जैसे उनकी कोई अकल ही नहीं है, और काफ़ी हद तक ये कामयाब हो गए। तो जी। राजनीतिक मतभेद हो सकता है, परंतु उसको अगर आप खबरों को पूरी तरीके से कर देंगे, तो ये मेरे ख्याल से क्रिमिनल एक्ट है। तो बट पत्रकारिता का जामा पहन के अगर आप इस तरीके संजय क्रिमिनल जी, एक्ट की। हाँ। संजय सॉरी, मैं आपको आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा एक बुनियादी सवाल है, अतीत में क्या हुआ वो तो एक अपने आप में एक सवाल प्रश्न है, उस पर इतिहास अपने आप में चर्चा करेगा। लेकिन इस मामले में उन्होंने पहले खेद जताया और उसके बाद अपने कार्यक्रम में बाकायदा उसको लेकर माफी भी मांगी। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम पर, इसी एक इवेंट पर अगर हम फोकस रखें और ये कहें कि खेद जताया, माफी मांगी, यानी पत्रकारिता के तौर पर उन्हें अपनी गलती भूल सुधार किया, और उसके बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते हो, गिरफ्तार हो जाते हो, तो तो क्या ये ये अपने उचित है? बाप ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि अपने आप में अगर खेद व्यक्त किया है और गलती करी, गलती मानी है, तो मेरे ख्याल से एफआईआर के बाद है ना इन्वेस्टिगेशन होता है, एकदम गिरफ्तारी नहीं होती। पर इस तरीके का माहौल बन गया है कि एफआईआर के बाद तुरंत गिरफ्तार करना चालू कर दिया। अगर आप देखें, ज़ुबैर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, सीतापुर पहुँचे क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर करा गया। मैंने तो क्राइम रिपोर्टिंग बहुत करी है, मैंने कभी इस तरीके की नहीं देखी जिस तरीके से पुलिस, कभी-कभी तो पुलिस वालों को खुद एहसास होता था कि गलती हो रही थी, छोड़ दिया करते थे। पर यहाँ पे इतना ज़बरदस्त मेरे ख्याल से शिकंजा है इस पूरी प्रोसेस के ऊपर कि कोई इस तरीके के निर्णय ले नहीं पाता। उसी तरीके से अगर आप गौर करें कि तीस्ता सीतलवाद को जेल में डाल दिया। कैसे डाला?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, एक जजमेंट आया। जजमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि people have to be they have to be put in dock for keeping the pot boiling। तो इसके इतने ज़्यादा इम्प्लीकेशन है, ये पूरे जो उन्होंने इस अल्फाज और जो सेंटेंस करा है कि साहब जिन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करी, जिन्होंने मुद्दा करा पिछले 2002 से लेकर आज तक, उन सबको गिरफ्तार कर लिया। तो दूसरे दिन पुलिस आकर उनको उठा के ले गई। तो इस पूरे जो व्यवस्था है, जो हमारी न्याय की व्यवस्था है, जो हमारे न्यायालयों की हालत है, कोई भी चीज़ें आप है ना कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के नज़रिए से नहीं देखते हैं और नए इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, तो उस माहौल के अंदर पत्रकारिता कोई मेरे ख्याल से अछूती नहीं है, ये भी पूरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।